हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर प्रभुत पटेल एंड इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि कैसे प्लानिंग करनी है एंड शेड्यूल तैयार करना है अपने नीट एमडीएस या किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन. ओके, सो द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द सोर्सेज दैट आई स्टडी फ्रॉम. ओके, आई विल बी ऑनेस्ट कि मैं सिर्फ उतना ही बताऊंगा जो मैंने यूज़ किया है. मैं बेकार में कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बताऊंगा. सो आई जस्ट यूज टू सोर्सेज. एक थी पल्स का आई थिंक 15th एडिशन और दूसरा था मेरी कोचिंग डेट वॉज सीडीज़. उनका ऐप था, मैंने बस वो यूज़ किया था. ये दो चीज़ थी मेन सोर्सेज जो मैंने यूज़ किए थे. इसके अलावा कुछ भी नहीं यूज़ किया था. एंड नेक्स्ट थिंग हो गई कि टाइम, किस टाइम पे हम लोग को अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी चाहिए. तो आई थिंक एटलीस्ट 10 मंथ्स या फिर एटलीस्ट 9-10 मंथ्स आपके पास होने चाहिए स्टार्ट करने के लिए. बिकॉज आप फर्स्ट रीड ही अपना 7-8 मंथ्स लगाएंगे. मैंने स्टार्ट किया था अप्रैल या मई में स्टार्ट किया था एंड फर्स्ट रीड मेरा ख़त्म होते होते आई थिंक दिसंबर मिड हो गया था. तो मेरे पास रिवीजन करने के लिए जैन फेब और डेट एक्सटेंशन की वजह से थोड़ा सा मार्च आ गया था. मेरे पास इतना टाइम था. तो मैं ये रेकमेंड करूँगा आप सबको कि आप लोग जितनी जल्दी हो सके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं ताकि आपके पास रिवीजन के लिए एंड में टाइम रहे. ये एक बहुत बड़ा की फैक्टर है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, क्योंकि जितनी बार आप रिवीजन करेंगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, उतना ज़्यादा आपको याद रहेगा. ज़रूरी नहीं कि आपने 100 बुक्स पढ़ी तो आपको 100 की 100 याद रहें. आपको 10 भी याद रहेंगी और नहीं भी याद रह सकती हैं. कोई उसमें कुछ नहीं कह सकता, मैं भी नहीं कह सकता, मुझे भी नहीं याद रहती, मेरी भी कोई इतनी अच्छी मेमोरी नहीं थी. बट आई थिंक नंबर ऑफ रिविजन्स मैटर और उसी की वजह से आपको जितना जल्दी हो सके टाइम अपना स्टार्ट करना पड़ेगा पढ़ने का. सो आई वुड रेकमेंड कि एटलीस्ट 10 मंथ का टाइम लेके आप प्रिपरेशन स्टार्ट करें. ऐसा नहीं है लोगों ने निकाला नहीं है, 6 मंथ में भी निकाला है, मैंने देखा है 7 मंथ में भी निकाला है. बट जो मैंने फॉलो किया मैं वो आपको बता रहा हूँ. ओके, नेक्स्ट. तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए सब्जेक्ट का. मैंने अपनी कोचिंग में जिस सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा था मैंने वो सीक्वेंस फॉलो किया. तो सीक्वेंस वाज लाइक ओरल पैथ एंड ओरल मेडिसिन रेडियोलॉजी, बड़े सब्जेक्ट से तो शुरू में स्टार्ट किए थे. एंड इनके लिए मैंने पल्स रेफ़र की थी. पल्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा था. पल्स की सिनॉप्सिस पढ़ी थी और जो भी कुछ नहीं समझ में आता था तो अपनी गोल्ड स्टैंडर्ड शेफर्स को रेफ़र कर लेता था. कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है. फिर एनाटमी में BD चौरसिया एंड पल्स. बायोकेमिस्ट्री में सत्यनारायण एंड पल्स. पब्लिक हेल्थ में सोबिन पीटर रेफ़र की थी. एंड एक और बुक है जो मैं एंड में बताऊँगा. ऑर्थो में बालाजी. हाई फाई बुक्स लाइक प्रॉफिट के चक्कर में भागना नहीं है. अगर आपने पहले पढ़ी है अपने अंडर ग्रेजुएट के टाइम पे तो ठीक है, यू कैन रेफर दैट. बट आई वुड रेकमेंड उन सब बुक्स को पीछे मत भागो, क्योंकि आप भी जानते हो, हम भी जानते हैं, एक साल में 22 सब्जेक्ट्स कंप्लीट करना ईजी नहीं है. आप अगर एक नया बुक पढ़ोगे वो भी फ्रॉम स्क्रैच तो कितना टाइम लगेगा वो आपको ही पता है. सो आई वुड रेकमेंड कि बालाजी आप पढ़ें और बाकी जो नहीं समझ में आए वो आप दूसरी बुक को केवल रेफ़र करें, पूरा ना पढ़ें. देन आफ्टर दैट DADH में व्हीलर्स और ऑर्बन्स. पीडो में शोभा टंडन. जनरल पैथोलॉजी में हर्षा मोहन. पेरियो में करांजा के अलावा कोई और बुक नहीं. फिर डेंटल मटीरियल्स में मोस्टली कॉलेजेस में मन्नापल्ली चलती है एंड मन्नापल्ली मैंने ही पढ़ी थी. बट ज़्यादातर चीज़ें मैंने फिलिप्स से देखी थी, क्योंकि फिलिप्स में बेटर एक्सप्लेनेशन दिए थे, बेटर चार्ट्स दिए थे एंड बेटर टेबल्स एंड डायग्राम्स भी दिए थे. इसलिए मैं फिलिप्स रेकमेंड करूँगा, आप लोग फिलिप्स देखें. देन आफ्टर दैट जनरल सर्जरी में आई थिंक क्या था, मणिपाल मैनुअल ऑफ सर्जरी थी, उसके चार्ट्स एंड टेबल्स देखे थे. एंड ओरल सर्जरी में नीलिमा मलिक देखी थी मैंने. माइक्रो में CP बवेजा. प्रोस्थो में नल्ला स्वामी मैंने पढ़ी थी और बाकी अपनी सिनॉप्सिस पढ़ी थी. पल्स की सिनॉप्सिस अच्छा खासा सफिशिएंट डेटा देती है. एंडो में ग्रॉसमैन, कॉन्स में स्टूडेंट. फिजियो में सेम्बुलिंगम बहुत अच्छी बुक है. एंड जनरल मेडिसिन में मैंने AK त्रिपाठी पढ़ी थी. कई लोग चुक भी पढ़ते हैं तो यू कैन गो विद ईदर ऑफ देम. एंड हाँ, जनरल मेडिसिन में मैंने कोचिंग के नोट्स भी प्रेफर किए थे और पब्लिक हेल्थ में भी कोचिंग के नोट्स प्रेफर किए थे. फार्मा में भी कोचिंग के ही नोट्स मैंने पढ़े थे. फार्मा कोई ऐसा वो नहीं पढ़ा था, बट हाँ, फार्मा के लिए एक और एक्स्ट्रा बुक पढ़ी थी. एंड एडिशनल बुक्स में आ जाए तो पब्लिक हेल्थ में मैंने विवेक जैन प्रेफर की थी.
विवेक जैन अपनी बुक नहीं है, प्रिवेंटिव मेडिसिन की है, MBBS वालों की है, बट उसमें बायोस्टैटिस्टिक्स, एपिडेमियोलॉजी एंड हेल्थ साइंसेस काफ़ी अच्छा दिया है, तो यू कैन रेफर दैट फॉर दोज टॉपिक्स। एंड रही बात फार्मा की, फार्मा एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको डेली पढ़ना है, इतना वास्ट है। पहली बात तो आपको क्लासिफिकेशन याद करने में ऐसा नहीं है कि आप एक मंथ पढ़ लिए फार्मा, आपको एंड तक याद रहेगी, आप भूल जाओगे। वो एक ऐसा सब्जेक्ट है, आपको डेली के डेली एटलीस्ट 1 आवर डेली आपको देना ही है, उसमें कोई वो नहीं है। अब आप सोचो कि ओ ये तो बेसिक सब्जेक्ट है, ये तो पार्ट ए में आता है, मुझे याद नहीं रहेगा। यार रिवीजन करोगे तो क्यों नहीं याद रहेगा? आप टाइम तो दो, आप थोड़ा सा टाइम दो। वो ऐसा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है, वो ऐसा सब्जेक्ट है, वो स्ट्रेट शॉट आता है। हम लोगों का इतना घुमा के फार्मा नहीं दिया जाता है कि ये टेबल है, ये चार्ट है, आपको ये ड्रग बतानी है। स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस थे इस बार, मैं आपको ये बता रहा हूँ। लास्ट टाइम भी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे फार्मा के, कोई ऐसे हाई फाई नहीं थे। मेडिसिन में रहते हैं, सर्जरी में हाई फाई रहते हैं, बट फार्मा कंपैरेटिवली ईजी आती है। तो मैं फार्मा को ये रेकमेंड करूँगा कि आप डेली 1 घंटा पढ़ें। और बुक का नाम है गोविंद राय गर्ग। ओके, मैं दिखा देता हूँ, मेरे पास PDF है उसका, मैंने उसी को रेफ़र किया था। या रिव्यू ऑफ फार्माकोलॉजी बाय गोविंद राय गर्ग एंड स्पर्श गुप्ता, एंड पब्लिक हेल्थ की प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन की मैंने विवेक जैन की रिव्यू ऑफ प्रिवेंटिव सोशल मेडिसिन पढ़ी थी। ओके, ये तो हो गया क्या कंटेंट पढ़ना है, किस सब्जेक्ट से। और एक और मेथड आप यूज़ कर सकते हैं अगर आप कोचिंग का शेड्यूल नहीं फॉलो कर रहे हैं। यू कैन डू दिस। मैंने ये चीज़ रिवीजन में किया था, बट इससे मेरे कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हुए थे और ग्रास्पिंग पावर मेरी बढ़ी थी, मुझे ये लगता है। आप ये कर सकते हैं कि सब्जेक्ट्स को अकॉर्डिंग टू देयर कोरिलेशन कपल कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्थो पीडो आप एक साथ पढ़ सकते हैं, ओरल पैथ, ओरल मेडिसिन एंड रेडियो पढ़ सकते हैं, फिजियो, GM, फार्मा पढ़ सकते हैं। ये सब सब्जेक्ट्स में क्या है, ये सब सब्जेक्ट्स एक दूसरे का बेस बनाते हैं। लाइक फिजियो आप फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं, फिर फार्मा पढ़ते हैं, फिर आप उन दोनों का यूज़ करके जनरल मेडिसिन पढ़ते हैं। तो ये सब बेस बनाते हैं, ये सब आपकी बेटर ग्रैस्प करेंगे और बेटर अंडरस्टैंडिंग देंगे पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, तो आप इजीली क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। एंडोकॉन्स हो गया DM के साथ, तो आप ये भी एक मेथड है जो कि ट्राई कर सकते हैं। मैंने ये रिवीजन में ट्राई किया था, फर्स्ट रीड में नहीं किया था। फर्स्ट रीड मैंने अपनी कोचिंग के अकॉर्डिंग करी थी। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो। अब आते हैं सेकेंड पार्ट ऑफ द वीडियो में, जो कि है डेली प्लानिंग। डेली प्लानिंग कैसे करनी है, कितने सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं डेली, कितने कब ख़त्म करने हैं और रिवीजन कितना करना है, एंड MCQs कैसे सॉल्व करने हैं और कितने सॉल्व करने हैं, ये हो गया मेन। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप एक डायरी बना लें। लाइक मैं ये करता था कि एटलीस्ट 2-3 डेज़ का प्लान पहले से कर लेता था कि हाँ मुझे इतना करना है, इतना मुझे कंप्लीट करना है, ताकि आगे मेरे पास टाइम रहे। अगर मैं ये नहीं करूँगा तो मुझे खुद ही नहीं पता रहेगा मैंने कितना पढ़ा है, कहाँ तक पढ़ा है और कितना बचा है पढ़ने के लिए। और जब ये नहीं ध्यान रहेगा तो आप कुछ कह भी नहीं पाओगे कि क्या पढ़ रहा हूँ, कोई अकाउंटेबिलिटी ही नहीं है आपकी। तो मैंने ऐसा किया था कि मैंने सब्जेक्ट्स को डिवाइड कर लिया था, ईजी सब्जेक्ट्स में एंड डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट्स में, 2 पार्ट में। मैं एक डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट लेता था 1 वीक के लिए, एक्चुअली नॉट 1 वीक, एटलीस्ट आई थिंक 10-12 डेज। और ईजी सब्जेक्ट को मैं कोशिश करता था 1 वीक में ख़त्म करूँ। नहीं होता है, टाइम एक्सटेंड होता है, बट ट्राई। तो डेली के लिए मैं एक मेन सब्जेक्ट रखता था, उसको मैं सुबह पढ़ता था फ्रेश। फिर सेकेंडरी सब्जेक्ट रखता था जो कि एक ईजियर सब्जेक्ट होता था। जैसे कि अगर मैं सुबह एनाट पढ़ रहा हूँ तो शाम को कोई छोटा सब्जेक्ट जैसे कि पीडो पढ़ूंगा, ऐसे रखता था। रात में 1-1.5 घंटे का रिविजन रखता था, कोई भी जो पुराना सब्जेक्ट है पढ़ने के लिए। और MCQs, बाकी टाइम MCQs इंपॉर्टेंट है। और फार्मा में डेली पढ़ता था, फार्मा 1 घंटे में डेली देता था, ये चीज़ था। अब आते हैं कि प्लानर क्यों बनाना ज़रूरी है, मैं बताऊँ। प्लानर्स में जब आप लिखेंगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ आपके पास कोई चीज़ है, ख़त्म करनी है उसी दिन के दिन में, तो आप पढ़ोगे, आपको खुद से आएगा कि हाँ यार ये मुझे करना है। तो यू विल स्टडी, यू विल सिट ऑन द डेस्क एंड से आई हैव टू फिनिश इट इन दिस मच टाइम, एंड यू विल होल्ड योरसेल्फ अकाउंटेबल। जब वो चीज़ नहीं होगी तो आपको बुरा लगेगा कि हाँ यार मैं आज नहीं पढ़ पाया, आज का दिन मैंने वेस्ट किया। अगर ऐसे नहीं करोगे तो आपको कोई फील नहीं आएगा, कुछ नहीं लगेगा, दिन बस निकलते आएंगे, कुछ फील नहीं आएगा। तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप प्लानर का यूज़ करें। अगर आपको प्लानर ख़रीदना है तो ख़रीद लें, नहीं तो एक कोई पुरानी डायरी लें, उसमें एक प्लानर की तरह बना लें, बस कुछ बड़ी बात नहीं है। एंड
हाँ, एंड जब भी आप प्लानर में लिखें और फिर जब वो कंटेंट ख़त्म करें तो उसके बाद एक टिक ज़रूर मारें। वो एक सेटिस्फैक्शन देता है जिससे कि आपको बूस्टअप मिलता है कि हाँ चलो मैंने ये ख़त्म किया, अब मुझे आगे पढ़ना है। तो ऐसा लगता है। और जब प्लानर भर जाता है ना तो देख के अच्छा लगता है कि हाँ साल भर तुमने कुछ अकॉम्प्लिश किया। जब मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था 2023 में, तब मेरा प्लानर आई थिंक मैंने लास्ट 4 मंथ्स ही पढ़ा था, नवंबर दिसंबर जैन फेब, ठीक है, लास्ट 4 मंथ्स पढ़ा था। उसमें ही मेरा प्लानर कुछ पेज भर रहे थे, कुछ ज़्यादा नहीं। मैं दिखाता हूँ, कुछ ज़्यादा नहीं भर रही। ये मेरा उस टाइम का प्लानर था, मैंने ऐसे किया था। ये वाला बार रिवीजन का था एंड ये वाला बार डेज का था एंड ये कंटेंट में लिखता था, ठीक है, ऐसे लिखता था। बट भरा नहीं था, मेरा हुआ नहीं था, बट मुझे देख के अच्छा लगा कि हाँ मैंने साल भर कुछ अकॉम्प्लिश किया। फिर नेक्स्ट ईयर, इस साल मैंने डेली एटलीस्ट 2-3 डेज़ का मैं लिखता था कि हाँ मुझे ये करना है, ये करना है, ऐसे लिखता था। कोई ऐसा फैंसी नहीं, कुछ नहीं, बस नॉर्मली लिखता था। ये मेरा लास्ट फेब और ये मेरा मार्च का। तो लिखता था, टिक मारता था। ये टिक्स एक आपको सेटिस्फैक्शन देते हैं कि हाँ मैंने कुछ पढ़ा, तो आपको एक कॉन्फिडेंस मिलता है इन दी एंड कि हाँ मैं पढ़ के जा रहा हूँ, ये नहीं कि मैं ऐसे ही जा रहा हूँ। ओके, सो दिस इज़ द होल कंटेंट ऑफ द वीडियो, द प्लानिंग एंड द शेड्यूलिंग। एंड ज़रूरी नहीं कि जो मेरे पे एप्लीकेबल था वो आप पर भी एप्लीकेबल हो। सो मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ। आई एम अ सेपरेट इंडिविजुअल, you are a separate individual, so modify it. Okay, so some points, some important points that I need to say at the end. So okay, schedule, you should prepare a schedule at least a day before. Better होगा अगर 2-3 दिन पहले बनाएं, बट अगर नहीं हो पा रहा है तो 1 दिन पहले तो बना के ही रखें, ताकि आपको दूसरे दिन ये ना सोचना पड़े कि मुझे आज पढ़ना क्या है। सेकेंड, प्लानर बनाएं, कहीं पे लिखें कि आपको ये पढ़ना है, ताकि वो आपको एक अकाउंटेबिलिटी दे कि हाँ मुझे पढ़ना है, मुझे ये चीज़ इस टाइम पे करनी है, नहीं तो नहीं होगा। थर्ड, कंसिस्टेंसी, आपको कंसिस्टेंट रहना है। अगर आप आज नहीं पढ़ रहे हो तो आप कल पढ़िएगा, कल नहीं पढ़ रहे हो तो परसों पढ़िए। ये नहीं कि आप एक हफ्ते बहुत जम के पढ़ लिए, फिर उसके बाद 4 दिन का ब्रेक ले लिए, फिर उसके बाद 2 दिन पढ़ लिए। नहीं, डेली पढ़िए, कम पढ़िए, स्टार्टिंग में कम पढ़िए, 4 to 6 आवर पढ़िए, उससे ज़्यादा ना पढ़िए, एंड में बढ़ाइए, बट डेली पढ़िए, कंसिस्टेंट रहिए। थर्ड, फोर्थ एंड लास्ट, रिविज़न। एंड में रिवीजन का टाइम ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि वो बहुत नेसेसरी है। हर चीज़ नहीं याद रहती। रिविजन इज़ द की, रिमेंबर दैट, रिविजन। ओके, सो दैट्स ऑल। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।